हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं आपका मित्र मिथिलेश झा एक बार पुनः काफ़ी अंतराल के बाद एक नए विषय, एक नए कानूनी प्रसंग को लेकर लीगली टॉकिंग पर। आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और मैं जिस विषय की ओर इशारा कर रहा हूं बीएनएसएस की धारा 351 ऑफ बीएनएसएस 2023। This particular section was earlier referred as section 313 of the CRPC 1973। आप लोगों को याद होगा कि यह सेक्शन स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज से ताल्लुकात रखता है और यह सेक्शन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की कथा यहां से शुरू होती है, यहीं आगे खत्म होती है। आप यदि एक अधिवक्ता हो, आप क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हो, तो विचारण के बाद और जब विशेषकर कि जब अभियोजन साक्ष्य अंकित हो जाते हैं, when the prosecution evidence is over, then a statement of accuse is recorded। आपके मन में होता होगा कि क्या यह स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज लेना आवश्यक है, बाध्यकारी है? यदि आप धारा 351 के सार को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इन वन पार्ट इट सेज मे, इन अनदर पार्ट इट सेज शैल। अर्थात मे वाली परिस्थितियां वहां पे है जहां न्यायालय के लिए डिस्क्रिशन है। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज रिकॉर्ड कर सकती है, नहीं कर सकती है, और दैट कैन बी डन एट एनी स्टेज। पर जहां अभियोजन साक्ष्य अंकित हो गए हैं एंड अभियोजन साक्ष्य अंकित होने के दरमियान जो भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस संबंधित एक्यूज के खिलाफ आते हैं, उस संबंध में न्यायालय के लिए यह आवश्यक होगा, इट शैल बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट टू हैव एंड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 351 ऑफ बीएनएसएस 2023। मैं सुगमता के लिए यहां उद्धृत करना चाहूंगा कि जब कभी कोई आपराधिक मामलों का विचारण होता है और साक्ष्य अंकित हो जाते हैं, और साक्ष्य अंकित होने के पश्चात यदि इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस को संबंधित अभियुक्त के समक्ष नहीं लाया जाता है, तो बचाव पक्ष के लिए एक बड़ा सा मौका मिलता है। और जब कभी अपीलीय स्तर की बात होती है और अपील करने वाले जो फौजदारी के वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, और उस अपील को सुनने वाले जो न्यायालय होती है, दोनों ही इंस्टेंटली एट वंस दे गो टू द Statement of accused recorded under section 351 CRPC BNSS 2023 or
सेक्शन 313 ऑफ CRPC 1973, क्योंकि उसमें यदि नहीं, जो लांछित साक्ष्य हैं, जो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस है अभियुक्त के विरुद्ध, यदि उन लांछित और इनक्रिमिनेटिंग तथ्यों से अभियुक्त को रूबरू नहीं कराया जा सकता है, तो दैट शैल बी कंस्टिट्यूट दैट देयर इज अवॉइडेंस एंड देयर इज ए नॉन अधरेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो चाहे न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय हो या माननीय उच्चतम न्यायालय हो, सभी के समक्ष यह 313 के बयान या 351 के बयान अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए पूरे ही फौजदारी मुकदमे के संबंध में 351 BNSS 2023 के बयान अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप यदि स्टूडेंट हो, लॉ के स्टूडेंट हो, नए एडवोकेट हो, पुराने एडवोकेट्स हो, आप न्यायाधीश हो, सभी के लिए आवश्यक होगा कि इस वीडियो को अंत तक सुने, क्योंकि मैं इन वीडियो के आप लोगों की सुविधा के लिए एक एक तथ्यों को उजागर करूंगा, ताकि इसको सुनने के बाद आप लोग इस बयान को, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज को बड़ी ही बारीकी के साथ रिकॉर्ड कर सके, इसमें कोई खामियां ना रह जाए। इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी सुविधा के लिए मैं इस कठिन विषय को प्रश्नों के माध्यम से सुलझाने का कोशिश करूंगा, और या I shall create a point of determination so that we can understand the things easily, we can grasp the things easily. प्रश्न उठता है कि whether the examination of the accused is essential, 1. 2. What is the purpose of examination of the accused? What is the precaution to be taken while recording the statement of accused under the provisions? What could be the effect if there is a non-examination, if there is a non-recording of statement of the accused after completion of prosecution evidence? What may be the effect when the accused is silent on the questions? यदि किसी अभियुक्त को कोई प्रश्न पूछा गया, कोई लांछित साक्ष्य पर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया और उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, और यदि संबंधित एक्यूज उसमें स्वयं को चुप रहता है, तो उसके क्या प्रभाव होंगे? क्या अभियुक्त के अनुपस्थिति में इस तरह के बयान अंकित किए जा सकते हैं? इन सारी मुद्दों पर मैं आपसे बारी बारी रूबरू होऊंगा। जहां तक प्रश्न है कि क्या यह एसेंशियल है, क्या यह वेदर एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज इज एसेंशियल, जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि धारा 351 के सार को यदि देखेंगे तो इसके सार दो भागों में बटा हुआ है। एक में कहता है जो कोर्ट में एग्जामिन, कोर्ट में रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। दूसरे में कहता है कोर्ट शैल रिकॉर्ड द एग्जाम, कोर्ट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। अर्थात दोनों ही बातों को ध्यान से देखेंगे
तो एक में जहां कोर्ट का डिस्क्रिशन है, दूसरे में बाध्यता है। और वह बाध्यता विशेष करके अभियोजन साक्ष्य अंकित होने के बाद यदि जो भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आते हैं तो उस इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस के विषय पर अभियुक्त का पक्ष जानना आवश्यक होता है, ताकि ही विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज कॉज, हिज रीजंस, हिज कॉज ऑफ कमीशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंसेस। तो यह बात साफ है कि क्लॉज 2 में स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, recording of a statement of accused is mandatory and it cannot be said that it cannot be waived off for any reasons. अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा करना क्यों आवश्यक है? ऐसा करना क्यों आवश्यक है? पहला इसका कारण है टू हैव ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, to have a direct contact between the accused and the court। क्योंकि 351 के जो बयान होते हैं उसमें बचाव पक्ष के वकीलों की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य अवस्था में अभियोजन पक्ष के पैरोकार अर्थात अभियोजन अधिकारी का भी प्रयोजन नहीं होता है। पहले व्यवस्था थी कि अभियोजन अधिकारी की किसी भी तरह का कोई प्रयोजन नहीं होता था, कि परंतु बाद की अवस्था में कतिपय व्यवस्था आई और कतिपय विधि व्यवस्थाओं के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि अभियोजन अधिकारी न्यायालय को संबंधित लांछित प्रश्न के विरचन में मदद कर सकते हैं। द प्रोसिक्यूशन ऑफिसर may assist the court in creation of the questions which arises from the incriminating evidence। अर्थात मात्र अभियोजन अधिकारी की उपादेयता, his contribution could be limited to the framing of the questions, or he may suggest the court that may the court be pleased to frame all these questions which has its origin from the incriminating evidence recorded during the prosecution evidence। अर्थात पहली आवश्यकता है ऐसे बयानों को अंकित करने का कि कोर्ट और अभियुक्त के बीच में कोई तीसरा पक्षकार ना रहे और अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का एक अच्छा अवसर मिल सके, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दूसरा उद्देश्य है कि टू हैव पर्पस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जैसा आपको विदित है कि किसी को तब तक आप दंडित नहीं कर सकते जब तक कि उसका पक्ष ना सुना गया हो। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 20 भी इस तरह की बाध्यता को ग्राह्य बनाता है। और इन कारणों से भी अभियुक्त को दंडित करने से पूर्व या अभियुक्त का इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो आए हुए हैं उस संबंध में क्या उसका कोई दूसरा पक्ष तो नहीं है, आखिर उसको सुनना आवश्यक हो जाता है। प्रश्न उठता है कि यदि किसी का नॉन एग्जामिनेशन हो, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, कैन इट बी फेटल? हाँ, वर्तमान में जो व्यवस्था दी गई है कि इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस के विषय पर यदि संबंधित
अभियुक्त से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं और उनका पक्ष नहीं जाना गया है, तो माना जाएगा कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ है। और ऐसी अवस्था में यदि बिना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के पालन करते हुए कोई दंड आरोपित किए जाते हैं तो वह दंड निराधार होगा, खंडनीय होगा और अपास्त होने योग्य होगा। तो यह आवश्यक होगा कि इस तरह के बयान निश्चित रूप से अंकित किए जाए। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या यदि अभियुक्त किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता या नहीं देता तो कैन इट बी रेड अगेंस्ट हिम? आंसर इज नो। आंसर इज नो। His silence cannot be read anything against him. Only thing, court shall presume, or it shall be on record that accused have been afforded with an opportunity of explaining his part, what he has to say about the incriminating evidences. In case he prefers to keep silence, then no adverse inferences can be taken against him. Am I clear to that issue? Yes. अब प्रश्न उठता है कि क्या यदि अभियुक्त उपस्थित नहीं है, क्या यदि अभियुक्त उपस्थित नहीं है तो वैसी अवस्था में क्या अभियुक्त के बयान अंकित किए जा सकेंगे? इसमें दो तीन परिस्थितियां हैं। जहां भी मे वाली परिस्थितियां हैं, wherever condition apply which relates to may, that is discretion of the court, first thing. Second thing, normally in summon cases, a statement of accused can be recorded in the absence of the accused. In warrant cases, normal law say that no, a statement of accused cannot be recorded in absence of the accused. लेकिन जैसे जैसे विधि व्यवस्था अपनी प्रौढ़ता को पाता गया, वैसे वैसे नए नए विधि व्यवस्था डेवलप हुई और नई व्यवस्था के आलोक में, जिसका चर्चा मैं बाद में आपसे करूंगा, कि वर्तमान में यह व्यवस्था है कि यदि न्याय को अपरित्याज्य रूप से विलंबित किया जाए, when justice cannot be reached within reasonable time, within reasonable resources, then in the interest of justice, it may be expedient to record the statement of the accused in absence of the accused. Certain guidelines, certain procedures, certain declaration, certain affidavit has to be produced by that accused in that reference. I shall be dealing further on that issue. अब प्रश्न उठता है कि कौन सी परिस्थितियां हैं, अब कौन सी ऐसी विधि व्यवस्था है जिसमें कि एक्यूज के अनुपस्थिति में स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज कैन बी रिकॉर्डेड। इसमें मैं दो केस का चर्चा करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि जयललिता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जयललिता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जयललिता अपने इलाज के दरमियान यूनाइटेड किंगडम में थी और सामान्य अवस्था में उनका न्यायालय में
कन्वीनियंटली उपस्थित नहीं किया जा सकता था उनको, और उनके अनुपस्थिति में यदि बयान नहीं लिया जाता तो adjudication could have been inevitably delayed. और वैसे केस में इस तरह की व्यवस्था दी गई थी कि यदि उनका उपस्थिति कन्वीनियंटली प्रोक्योर नहीं किया जा सकता है और न्याय को अप्रत्याज्य रूप से इनहेबिटेबली डिले होगा, तो ऐसी अवस्था में संबंधित अभियुक्त की अनुपस्थिति में उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसी तरह का दृष्टांत अंबा जागरण वाले केस में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दिया था। अब छोटी छोटी समस्याओं के बात के लिए मैं आपसे इन बातों का चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर इस तरह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय क्या क्या सावधानियां कोर्ट को बरतनी चाहिए ताकि कोई भारी गलती ना हो जाए। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, AIR 2012, पेज 1357, पेज 1357 में विस्तार से चर्चा किया है। और इस तरह के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पूर्व कोर्ट को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें विस्तार से गाइडलाइंस दी गई है। उन गाइडलाइंस में प्रमुख रूप से जो हैं, आप लोग लिखना चाहें तो लिखते रहें या मैं आप लोगों की सुविधा के लिए पुनरावृत्ति करता रहूंगा। नो ओथ बिफोर एग्जामिनेशन और बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज। धारा 351 के जब स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज रिकॉर्ड किए जाएंगे, इसमें शपथ की बाध्यता नहीं है। कोर्ट किसी भी एक्यूज को शपथ लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सामान्य अवस्था में, दूसरा, सामान्य अवस्था में न्यायालय से ऐसी आशा की जाएगी कि न्यायालय छोटे छोटे प्रश्न पूछे, न्यायालय छोटे छोटे प्रश्न पूछे, विषय के अनुसार से पूछे, सुसंगत प्रश्न पूछे, और नॉर्मली कोर्ट मस्ट अवॉइड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। नॉर्मली कोर्ट मस्ट अवॉइड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछने में हो सकता है कि संबंधित अभियुक्त उस प्रश्न को ना समझ पाए या उस प्रश्न का उत्तर उस हद तक ना दे सके जिस हद तक न्यायालय उससे आशा करती है। तो सामान्य अवस्था में न्यायालय से अपेक्षा की जाएगी कि न्यायालय छोटे छोटे प्रश्न पूछे, संबंधित विषय से संबंधित प्रश्न पूछे, कॉम्प्लेक्स प्रश्न ना पूछे। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि कोर्ट में सीख इसी जजमेंट के बाद राम नरेश वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2012 के बाद, उससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर शैल असिस्ट द कोर्ट। लेकिन इस निर्णय के बाद प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कोर्ट को इस हद तक असिस्ट कर सकती है कि इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस से संबंधित यदि जो भी सुसंगत प्रश्न होंगे, उन सारे प्रश्नों को न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के विचार के लिए रख सकती है, सलाह दे सकती है, और न्यायालय उस पर विचार करते हुए सुसंगत प्रश्न के रूप में संबंधित अभियुक्त से प्रश्न पूछेंगे
और स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज रिकॉर्ड करेंगे। यदि अभियुक्त किसी प्रश्न का उत्तर ना देना चाहें तो that shall not be read against him. No adverse inferences to be drawn against the accused. इसी तरह की व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने धरणीधर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 सुप्रीम कोर्ट 5658, I shall repeat, धरणीधर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 5658। और इसी केस में यह व्यवस्था दी गई थी कि non examination of the accused after completion of the prosecution evidence, non-recording of accused statement after completion of the prosecution evidence shall be fatal to the prosecution story। अर्थात यदि न्यायालय द्वारा उन लांछित, उन इनक्रिमिनेटिंग तथ्यों को संबंधित एक्यूज के संज्ञान में नहीं लाया जिस पर कि वह अपना पक्ष नहीं रख सका, तो ऐसा न करने के आधार पर यदि किसी अपीलीय न्यायालय में जो दंड निर्धारित किए गए हैं, जो सजा निर्धारित की गई है, जो रिजल्ट पाए गए हैं, उस रिजल्ट को यदि चैलेंज किया जाता है तो ऐसे में that shall be fatal to the prosecution story, means the judgment, outcome or the punishment inflicted is ought to be set aside। कोर्ट ने यह भी कहा कि recording of statement of the accused after completion of the prosecution evidence, it is mandatory, it's not a mere formality, यह मात्र औपचारिकता नहीं है। इसलिए न्यायालय को सजेस्ट किया जाता है, न्यायालय को सचेस्ट किया जाता है, न्यायालय को कॉशन किया जाता है कि वो ऐसी त्रुटि ना करे। इसी निर्णय में यह भी विधि व्यवस्था दी गई कि यदि कोई एक्यूज पूछे गए प्रश्न पर अपना मत नहीं देता है या साइलेंट रहता है तो नो एडवर्स इन्फरेंसेस शैल बी ड्रॉन अगेंस्ट द एक्यूज, and in case something has to be taken into account, then that needs to be corroborated by another substantial piece of evidence, and no mere prosecution can succeed on the mere admission of guilt by the accused। अर्थात यह न्यायिक व्यवस्था दी गई कि यदि कोई अभियुक्त इस स्टेटमेंट के दरमियान कोई कबूलनामा कर लेता है, कोई एडमिशन कर लेता है, तो मात्र उस एडमिशन के आधार पे संबंधित अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकेगा। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछें या चैट बॉक्स में डालें। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर चैट बॉक्स के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल सच टाइम, I take a goodbye. Thank you so much for watching.